जूरिस्प्रूडेंस 2 की क्लास करेंगे हम और प्रीवियस ईयर के जो हमारे क्वेश्चंस हैं ना उसको आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। उसमें हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह का पेपर आया हुआ है, उसमें से कौन से क्वेश्चन हैं जो 22, 23 और 24 में जो है रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे होंगे वो क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, उनको हम ज़्यादा फोकस करेंगे एग्ज़ाम से पहले और उनको अच्छी तरह से एग्ज़ाम में करके जाएंगे ताकि हमारे मार्क्स थोड़े से ठीक आ जाएं और हमें कोई दिक्कत ना हो। तो अभी ये ना 2024 का पेपर है, लेकिन यही वही ऐड है। ये ऐड चलेगी अभी 24-25 सेकंड के, उसके बाद फिर ये पेपर शुरू होगा। जूरिस्प्रूडेंस 1 जब हमने पढ़ा था 5th सेमेस्टर के अंदर तो वो थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगा था हमें पढ़ने में। लेकिन अगर हम जूरिस्प्रूडेंस 2 को देखें तो वो 1 जैसा सब्जेक्ट नहीं है, वो 1 के कंपैरिजन में थोड़ा इजी सब्जेक्ट है। तो जूरिस्प्रूडेंस 2 थोड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें लैंग्वेज भी उतनी टफ नहीं है जितनी जूरिस्प्रूडेंस 1 में थी टफ। तो इसलिए ये हमारे लिए इजी पेपर पड़ता है। ये है हमारा जूरिस्प्रूडेंस 2 2024 का पेपर। इस पेपर में अगर हम पहला क्वेश्चन देखें 2024 मई में हुआ था, पिछले साल भी जो है मई में एग्ज़ाम हुए थे, इस वाले भी मई में एग्ज़ाम हो रहे हैं। उससे पहले जो एग्ज़ाम होते थे वो जून में होते थे। अभी इन्होंने 1 महीना पहले एग्ज़ाम देने शुरू कर दिए लास्ट ईयर से। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द सोर्स ऑफ लॉ और गिव देयर काइंड्स, ये सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है जूरिस्प्रूडेंस के सोर्सेज क्या क्या है। ये जो लॉ है, सॉरी जूरिस्प्रूडेंस के लॉ के सोर्सेज क्या क्या है, कुछ काइंड्स ऑफ सोर्स आपको बताना है। तो सोर्स के बहुत सारे लॉ सोर्सेज होते हैं, जैसे हमने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी सोर्सेज देखे थे लॉ के, वही सिमिलर सोर्स किसी भी लॉ के हो सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑनरशिप एंड पोजीशन। ऑनरशिप और पोजीशन में क्या फ़र्क है। देखो, ऑनरशिप होना मालिकाना हक को दर्शाता है, लेकिन पोजीशन होना ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है या उसके पोजीशन में है तो वो मालिक है। मालिक जरूरी नहीं कि मालिक के पास ही हमेशा पोजीशन हो। तो पोजीशन और ऑनरशिप दोनों डिफरेंट टॉपिक है। कब्जा और स्वामित्व, एक व्यक्ति के पास अगर कब्जा है तो उसके पास पोजीशन है, हो सकता है उसके पास मालिकाना हक ना हो, उसका ऑनरशिप ना हो। लेकिन एक दूसरी तरफ जो ऑनर है, हो सकता है उसके कब्जे में प्रॉपर्टी ना हो, किसी टैलेंट को दे रखी हो प्रॉपर्टी उसने और टैलेंट ने उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया हो, खाली ना कर रहा हो। तो पोजीशन और ऑनरशिप में डिफरेंशिएट है, वही आपको लिखना है यहाँ पे। व्हाट इज लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या है, इसके काइंड्स क्या है, काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन क्या है। तो लेजिस्लेशन जो है वो विधानसभा और जो हमारा डुअल हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे लोकसभा राज्यसभा, वो लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेटिव बॉडी की ड्यूटीज़ क्या है, इसकी ड्यूटीज़ है लॉ बनाना और लॉ को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी की। तो लेजिस्लेशन क्या काम करता है, लॉ बनाता है। तो रूल करने का काम और लॉ मेकिंग का काम जो है लेजिस्लेशन का है। इसके काइंड्स भी लिखने हैं आपको। फिर है डिफाइन द रेशो डिविडेंड, रेशो डिविडेंड एंड ऑप्टिकल डिक्टा। अब ये थोड़ा सा रेशो डिसेंडी था ये, लेकिन यहाँ पे रेशो डिविडेंड बोल दिया है। रेशो डिसेंडी है ऑप्टिक और ऑर्बिटल डिक्टा, ये एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं होगा, लेकिन ये मेरे असाइनमेंट में क्वेश्चन कवर है। डिफाइन द पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या होती है आपको इसके काइंड से बताने। देखो, लीगल पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी दोनों में फ़र्क है। कानूनी व्यक्ति एक कंपनी भी हो सकती है और पर्सनैलिटी एक केवल इंडिविजुअल की होती है। जो व्यक्ति लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिंदा है वो एक पर्सनैलिटी है। लेकिन अगर हम लीगल पर्सनैलिटी में चले जाएं तो लीगल पर्सनैलिटी कानूनी व्यक्तित्व होता है। ये एक कंपनी का भी होता है, एक इंस्टीट्यूशन का भी होता है, एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। ये सब लोग अपने नाम से, जो भी अपने नाम से केस कर सकता है कोर्ट में, वो किस पोजीशन में, वो लीगल पर्सनैलिटी में। फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड, अब कोई भी अगर ABC लिमिटेड के साथ फ्रॉड करेगा तो A, B और C जाके केस नहीं करेंगे। जो कंपनी है ABC लिमिटेड वो केस करेगी। तो उसका अपने कानूनी अस्तित्व है। तो ये हो गए आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन। जो 5 क्वेश्चन सेक्शन ए में आते हैं। आप सेक्शन बी का देखेंगे, एक्सप्लेन द ज्यूरिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ राइट। राइट्स का ज्यूरिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो राइट्स क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पे राइट्स मतलब होता है जो हमके हमारे अधिकार
अधिकार है। अब राइट्स में हमारे लीगल राइट, सोशल राइट, कल्चरल राइट, ये सारे राइट्स हो सकते हैं और फंडामेंटल राइट भी होते हैं। तो इन सब राइट्स को आप एक्सप्लेन कर देना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, जजेस आर डिस्कवरर ऑफ द लॉ नॉट द क्रिएटर ऑफ द लॉ। कमेंट। जज जो है वो कानून बनाने वाला नहीं है, कानून बनाने का काम तो लेजिस्लेशन का है। ये लॉ का डिस्कवरर है, मतलब ये लॉ को खोजने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी जरूरत पड़ती है तो कोर्ट किसी केस में ऐसा डिसीजन ले लेती है जो लॉ में नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसको रिलेट करने के लिए कोर्ट अपनी एक थ्योरी दे देती है, और फिर वही केस आगे अगले आने वाले केसेस में एज ए रेफरेंस केस, एज ए प्रेसिडेंट यूज़ किया जाता है। तो इसलिए कहा है कि जजेस जो हैं वो मेकर ऑफ द लॉ नहीं है, वो क्रिएटर ऑफ द लॉ नहीं है, वो डिस्कवरर ऑफ द लॉ है। वो लॉ को डिस्कवर करते हैं, लॉ की स्टडी करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इसके अंदर, जो सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन में से है। डिफाइन एंड डिस्कस द रेमिडियल। रेमिडियल क्या होती हैं और पीनल लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। रेमिडियल्स वो होती हैं जब हम उपचार देते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया का जो लॉ है वो सज़ा देने में विश्वास नहीं करता, वो रिफॉर्मर है, वो रिफॉर्मेशन में बिलीव करता है। वो कहता है क्राइम को ख़त्म करना है, क्रिमिनल को ख़त्म नहीं करना, मतलब अपराधी को नहीं मारना, अपराध को मारना है। तो इसलिए वो रेमिडीज थ्योरीज के ऊपर ज़्यादा विश्वास करता है, ताकि लोग सुधर जाएं, जेल में जाने के बाद लोग सुधर के वापस आएँ, दोबारा क्राइम ना करें। लेकिन पीनल लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये कहती है दंड देना जरूरी है। किसी व्यक्ति को सुधारना है तो आप कितनी उसके पीछे मतलब वो कर लो, लेकिन वो सुधरेगा नहीं। सुधरेगा कैसे, जब उसको दंडात्मक कार्रवाई होगी उसके खिलाफ, उसके मतलब पीनल लाइबिलिटी होंगी तब। जैसे फांसी की सजा दे देना ताकि और लोग डर जाए। मान लो एक व्यक्ति ने मर्डर किया और वो कोर्ट गया, कोर्ट ने उसको 7 साल की सजा दे के छोड़ दिया, तो कोई भी मर्डर कर देगा, क्योंकि मर्डर के बाद 7 साल की सजा तो होनी है। लेकिन अगर एक व्यक्ति को कोर्ट ने फांसी पे चढ़ा दिया मर्डर करने के लिए, तो बाकी सोसाइटी के जो लोग होंगे उनके मन में, उनके लिए एक लाइसेंस हो जाएगा, फिर वो क्राइम करते हुए डरेंगे। तो ये पीनल लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पोजेशन। पोजेशन क्या होती है और व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पोजेशन, पोजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, और वेरियस थ्योरीज क्या है पोजेशन से जुड़ी हुई। कब्जा, पोजेशन, ये मैंने ऊपर भी आपको बता दिया, क्या जो भी चीज़ के ऊपर आपका राइट टू यूज़ है, आपके पास अगर उसका राइट टू यूज़ है तो आपके पोजेशन में है वो चीज़। फॉर एग्जांपल, मान लो किराएदार को आपने कमरा दे दिया रहने के लिए किराए पे, तो वो हर महीने आपको किराया दे रहा है, लेकिन कमरे का पोजीशन उसी के पास है। पोजीशन जिसके पास होगा, जिसका कब्जा है। और इसके इंपॉर्टेंस क्या है पोजीशन के, ये क्यों कंपलसरी नेसेसरी होता है, पोजीशन क्यों देना चाहिए, क्यों देना जरूरी होता है, वेरियस थ्योरीज क्या है इससे जुड़ी हुई, ये पोजीशन की। ये क्वेश्चन असाइनमेंट में मैंने बढ़िया तरीके से कवर किया हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ओनरशिप, ओनरशिप से आप क्या समझते हैं, और एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है ओनरशिप के। डिस्कस करें काइंड्स ऑफ ओनरशिप। अब जैसे पोजीशन और ओनरशिप में ऊपर डिफरेंस बताया था मैंने आपको। तो ओनरशिप का मतलब होता है, अंडरस्टैंड हम ओनरशिप से करते हैं कि मालिकाना हक, जो उस जमीन का, उस गुड्स का, उस भौतिक चीज का मालिक है, वो उसका ऑनर है। इसका एसेंशियल एलिमेंट क्या ओनरशिप के लिए, और एसेंशियल एलिमेंट्स ये है कि वो क्लियर टाइटल होना चाहिए, राइट टू यूज़ होना चाहिए उसके पास, राइट टू कंट्रोल होना चाहिए, राइट टू रेमेडीज होना चाहिए। ये सब ओनरशिप की जो है एसेंशियल एलिमेंट्स। अब काइंड्स ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप भी अलग अलग तरीके की हो सकती है, ठीक है। जैसे आपका, हाँ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि ऑनर कितने तरह के होते हैं, लेकिन वो असाइनमेंट में आपका कवर है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को डिफाइन करना है। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लाइबिलिटीज, अलग अलग काइंड्स की लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं। और डिस्कस करें डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज की अलग अलग थ्योरी। लाइबिलिटी मतलब देनदारी, अब कितनी तरह की देनदारी होती है ये आपको बताना पड़ेगा इसमें, और अलग अलग थ्योरीज क्या है लाइबिलिटीज की। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कोर्ट सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। डिस्कस करें डिफरेंट थ्योरीज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। क्रिमिनल जस्टिस की अलग अलग थ्योरी है, रेट्रीब्यूटिव, रिफॉर्मेटिव, ये अलग अलग थ्योरीज हैं जो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। डिस्कस द लीगल पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। इन पर्संस के लीगल पोजीशन क्या है। रिजर्व बैंक की क्या लीगल पोजीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस की क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली की क्या लीगल पोजीशन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। लीगल पोजीशन का मतलब वो उसके पास क्या कानूनी अधिकार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आईएएस का सिलेक्शन करते हैं यूपीएससी, उनके पास क्या है, और जॉइंट हिंदू फैमिली के पास क्या है। तो ये आपको लिखना है। ये हो गया आपका 2024 का पेपर। अब हम 2023 के पेपर पर जाएंगे। ये 24 के बाद हो गया आपका
जूरिस्प्रूडेंस 2 2023 का पेपर, यह आपका 2023 का है। तो 24 का पेपर लगभग देखें तो पेपर अच्छा ही आया था, इसमें से कोई खास डिफ़िकल्टी थी नहीं। तो डिफ़ॉल्ट वैसे भी डिफ़िकल्टी लेवल जो था आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में ही थोड़ा हाई होता है, बाकी सब्जेक्ट के अंदर आपका डिफ़िकल्टी लेवल भी लो ही रहता है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का है, 2023 का, ये जून में हुआ था पेपर। इसका पहला क्वेश्चन है, नेग्लिजेंस इज द स्टेट ऑफ माइंड नॉट अ कंडक्ट। असावधानी एक तरह से दिमागी रूप से किया गया कंडक्ट होता है, ये जानबूझ के किया गया आचरण नहीं है। मतलब एक व्यक्ति से अगर कोई गलती हो गई, असावधानी, नेग्लिजेंस की वजह से लॉस हो गया, तो नेग्लिजेंस दिमागी स्थिति है, लापरवाही उसने दिमाग की वजह से की। उसका आचरण ऐसा नहीं है, उसका व्यवहार ऐसा नहीं है कि वो लापरवाही हमेशा ही करेगा, कभी कभी हो सकता है ऐसा हो गया। अब दूसरा है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन वो होता है जो किसी के नीचे, मतलब ऐसा लेजिस्लेशन जो दूसरी बॉडी के नीचे काम करते है। जैसे हमारे यहाँ पे विधानसभा संसद के नीचे काम करती है, विधान परिषद संसद परिषद के नीचे आती है हमारे यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है लेजिस्लेटिव असेंबली उसके नीचे है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली एक सबॉर्डिनेट बॉडी है जो किसके ऑर्डर मानती है, लेजिस्लेशन के ऑर्डर मानती है, लेजिस्लेटिव बॉडी के ऑर्डर मानती है। तीसरा है इसमें, अनबॉर्न चाइल्ड इज अ लीगल पर्सन। क्या एक बच्चा जो पैदा नहीं हुआ उसका भी कुछ कानूनी अधिकार है? तो डेफिनेटली है। हमने जब प्रॉपर्टी लॉ पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा नहीं, अगले साल जब आप प्रॉपर्टी लॉ पढ़ोगे, 7 लॉ ऑफ प्रॉपर्टी 8 सेमेस्टर में आएगा आपके पास, उसके अंदर आप पढ़ोगे कि एक बच्चा जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है, जब भी पैदा नहीं हुआ लेकिन माँ के पेट में आ चुका है, जब वो माँ के पेट में आ गया तो वो अनबॉर्न चाइल्ड बन गया है। तो जब उस हिंदू फैमिली का डिवीज़न होगा, उसका बंटवारा होगा, तो उस बच्चे का भी अधिकार बनेगा जो अभी अजन्मा है। तो अजन्मे बच्चे का भी कानूनी अधिकार होता है। इन एवरी लीगल राइट इज़ अ फंडामेंटल राइट। हर लीगल राइट फंडामेंटल राइट हो ये कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी 90% लीगल राइट फंडामेंटल राइट्स होते हैं। एक्विजिशन ऑफ पोजीशन, आप पोजीशन कैसे हासिल कर सकते हैं, तो ये आपके पोजीशन हासिल करने के कई अलग तरीके होते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर सेक्शन बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसीजेस। स्टेयर डिसीजेस का मतलब ये एक्चुअली मुझे प्रॉपर तरीके से याद नहीं आ रहा। स्टेयर डिसीज का मतलब है कि ऐसी प्रॉब्लम जो पहली नज़र में आप उसको आकलन कर सकते हैं। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ कोरिलेटिव की राइट एंड ड्यूटीज क्या है? ठीक है, मान लो दो लोग मिलकर किसी चीज़ को को बराबर है या को ऑनर्स है, तो उनके राइट एंड ड्यूटीज क्या बनेंगे? राइट इन द शॉर्ट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी में का मतलब है कि ऐसा लॉस जो उसकी गलती की वजह से ना हुआ हो, लेकिन दूसरे की गलती से अगर उसको लॉस हो जाए, तो जिसकी गलती से लॉस हुआ उस लॉस की भरपाई वो व्यक्ति करेगा। वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल हमने लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था एक बड़ा ही फेमस केस था, इसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा उसका। उसमें ये था कि एक व्यक्ति के पड़ोस में एक दूसरा व्यक्ति होता है जो एक रिजर्वर बनाता है, उस रिजर्वर में से पानी लीक होकर उसकी कोल माइन में आ जाता है, जिससे उसका पूरा कोयला खराब। ये रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस था। हाँ, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर वाला केस आप यहाँ पे लिख। और वाइकेरियस लाइबिलिटी एक और चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, तो एम्प्लॉय अगर कोई भी कमिटमेंट कर रहा है तो वो अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे कर रहा है। अगर वहाँ पर कोई लॉस होता है, उस कमिटमेंट को पूरा नहीं हो पा रहा, उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की ना होगी, एम्प्लॉय की होगी। तो एम्प्लॉय जो है अपनी लाइबिलिटी को एम्प्लॉयर के ऊपर डाल सकता है, तो ये वाइकेरियस लाइबिलिटीज इस तरह से कहलाती है। नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी कह सकते हो आप इनको शॉर्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड बाय द स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। डिस्कस करें तो लॉ क्या है? एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है, मतलब एक रूल्स बुक है जिसको रिकॉग्नाइज और अप्लाइड किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब जो जस्टिस है हमारा, जो कोर्ट सिस्टम है, वो एप्लीकेबल करता है लॉ। और लॉ केवल एक रूल बुक है जिसके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कस द स्टेटमेंट दैट ऑनरशिप इज अ राइट ओवर डेटरमिनेट थिंग। ऑनरशिप क्या है? किसी फिक्स चीज के ऊपर अधिकार है। इनडेफिनेट इन द पॉइंट ऑफ यूजर, अनरिस्ट्रिक्टेड इन द पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन एंड अल्टीमेट पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे
हाँ, फॉर एग्जांपल मान लो मेरी गाड़ी है, तो मेरी गाड़ी से कुछ भी लॉस हुआ, चाहे वो उसके एक्सीडेंट से किसी थर्ड पार्टी को चोट लग जाना, मेरी गाड़ी की वजह से किसी का कोई भी लॉस नुकसान हो जाए, तो उसकी भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। तो अगर चीज़ की ओनरशिप मैं मेरे पास है, तो अनलिमिटेड जो लॉसेस होंगे वही मुझे ही बेयर करने पड़ेंगे उसकी वजह से, अगर कोई भी लॉस हो जाते हैं तो। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, एसेंस ऑफ corporeal possession is essentially to be found in a physical power of exclusion। कमेंट करें इसमें। अब यहाँ पर क्या है कि भौतिक अधिपत्य की बात कर रहा है, बहिष्कृत करने की भौतिक शक्ति में विशेष रूप से पाया जाता है। अगर एक चीज का कॉर्पोरियल पोजीशन मेरे पास है, तो मैं उस कॉर्पोरियल पोजीशन से किसी को भी एक्सक्लूड कर सकता, मतलब मेरी चीज पे से मैं किसी को यूज करने से मना कर सकता। फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप है, तो जिसको मैं चाहूंगा वो इसको यूज करेगा, जिसको नहीं चाहूंगा मैं उसको बहिष्कृत कर सकता हूँ, उसको हटा सकता हूँ, उसको मना कर सकता हूँ उसको यूज करने से। ये मेरे पास पावर है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द रिक्वेस्ट ऑफ द वैलिड कस्टम। वैलिड कस्टम्स क्या होते हैं? वैलिड कस्टम वो है जिससे लॉ बनता है, वही कस्टम जिस पर लॉ बनाया जा सकता है। व्हेन डज अ कस्टम बिकम लॉ। और एक कस्टम कब लॉ बनता है? देखो हमारे यहाँ पे कुछ कस्टम्स ऐसे जिस पर लॉ नहीं बन सकता। जैसे हमारे यहाँ बोला गया था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ को जीने का कोई अधिकार नहीं है, सती प्रथा थी। हस्बैंड के फ्यूनरल पर वाइफ को जिंदा जला दिया जाता था, उसको जबरदस्ती बैठा देते थे और आग लगा देते थे चिता में, और औरत मर जाती थी। तो अगर कोई कहे कि इस कस्टम पे लॉ बना दो और ऐसा कानून ले आओ कि जिसके भी हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ को तुरंत मरना पड़ेगा उसके साथ, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक वैलिड कस्टम को ही लॉ के रूप में चेंज किया जा सकता है। लीगल पर्सनैलिटी एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, क्रिएशन ऑफ लॉ है, इसको डिस्कस करो। लीगल पर्सनैलिटी का मैंने आपको शुरू में ही बताया था, लीगल पर्सनैलिटी क्या होती है। लीगल पर्सनैलिटी का मतलब है एक व्यक्ति जिसको कानूनी अस्तित्व मिला हुआ है। अब ये व्यक्ति जरूरी नहीं है कि एक जीता जागता इंसान ही हो, ये कंपनी भी हो सकती है, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, एक कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है, एक एनजीओ या संस्था भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी एज एनशाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ डज हैंस कैल्सन डिफाइन द सोवरेनिटी। तो हैंस कैल्सन का जो रूल ऑफ सोवरेनिटी है वो ये कहता है कि एक कंट्री तभी सोवरेन हो सकती है, तभी एक इंडिपेंडेंट कंट्री कहलाएगी जब उसके जुरिडिक्शंस के अंदर केवल उसी का ऑर्डर चलता। जैसे इंडिया, पहले इंडिया था लेकिन अब भी इंडिया है, लेकिन अब का इंडिया सोवरेन इंडिया है और ब्रिटिशर्स वाला इंडिया सोवरेन इंडिया नहीं था, वो गुलाम भारत था। मतलब वो भी इंडिया था लेकिन वो इंडियंस का नहीं था, क्योंकि उस पर रूल किसका चल रहा था? ब्रिटिशर्स का चल रहा था। तो इसी कॉन्सेप्ट को और हेल्थ कैंसन की जो थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी है वो लिखनी है आपको इसके अंदर। ये हमारा पेपर हो गया 2023 वाला। अब हम एक बार 2022 वाला पेपर देख लेते हैं। 2022 जूरिस्प्रूडेंस का पेपर आपको पढ़ने में भी ठीक लगेगा और लिखने में भी ठीक लगेगा। ये मतलब हमारे इस सेमेस्टर का एक ही सब्जेक्ट डिफिकल्ट था, पब्लिक इंटरेस्ट लॉ, बाकी सब सब्जेक्ट अच्छे हैं, पढ़ने में भी आपको मजा आएगा, लिखने में भी अच्छा लगेगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2022 जून का पेपर, व्हाट डू यू मीन बाय द जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब जब कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर दे देती है जिसमें कोर्ट डिफाइन करती है, मतलब किसी भी लॉ की व्याख्या, उसका वर्णन कोर्ट अपने शब्दों में करती है किसी चीज़ को कवर करने के लिए, तो वो आगे आने वाले केसेस के लिए माइलस्टोन डिसीजन बन जाते हैं और एज अ प्रेसिडेंट उनको यूज़ किया जाता है, एज अ फ्यूचर उनको रेफरेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। और वकील लोग कहते हैं कि देखिए सर 2008 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस के अंदर ये डिसीजन दिया था और इस डिसीजन के ऊपर बेस कर हमारी जो क्लाइंट है, हमारा जो मतलब व्यक्ति है, उसकी बात सही माना जा सकता है। ये प्रेसिडेंट होते हैं जो पुराने केस और रेफरेंसेस होते हैं जो कोर्ट ने डिसीजन दिए होते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है कि ऐसा लेजिस्लेशन जिसको डेलीगेट किया गया। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर अपनी लॉ बनाने की और रूल्स बनाने की पावर में से रूल्स बनाने की पावर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर देती है, इसलिए डेलीगेट कर देती है वो कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको रोज नए नए कानून रूल बनाने पड़ते हैं वर्कर से काम कराने के लिए। तो रोज रोज अगर वो लेजिस्लेशन के पास पहुंचने लग जाए कि लॉ बना दो, इस पे रूल बना दो, तो लेजिस्लेशन के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसलिए रूल बनाने की पावर का डेलीगेशन वो अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी को कर देती है कि रोज के हिसाब से आप रूल लॉ बनाते रहो और मेजर लॉ तो हम बना ही रहे हैं।
तो इसे डेलीगेट लेजिस्लेशन कहते हैं, जब एक अथॉरिटी अपनी पावर को दूसरी अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देती है। रेस और डिसेंटी, ये भी मेरे को याद नहीं था, मैंने आपको पहले ही बताया। राइट इन रैम एंड द राइट इन पर्सोना, ये भी आपको एक बार देखना पड़ेगा सर्च करके। डिफरेंस बिटवीन द पोजेशन एंड ओन ऑनरशिप, पोजेशन ऑनरशिप के बीच में डिफरेंस पीछे भी आया था और ये अब भी आ गया, तो लगभग सेक्शन ही ठीक ही आ रहा है आपका। फिर सेक्शन बी, आपको सुप्रीम और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पर डिफरेंशिएशन बताना है। हमारे इंडिया का सुप्रीम लॉ क्या है? सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम लॉ जो है वो पावर हाउस है जो सारे लॉ को पावर देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आईपीसी को भी पावर दे रहा है, सीआरपीसी को भी पावर दे रहा है, एविडेंस एक्ट को भी पावर दे रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी पावर दे रहा है, इसके अलावा लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को भी पावर दे रहा है, लैंड लॉस को भी पावर दे रहा है, मतलब सबको पावर देने वाला एक पावर हाउस है, उसे सुप्रीम लॉ कहते हैं। सुप्रीम लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे सुप्रीम लेजिस्लेशन भी कह सकते हैं। और सबऑर्डिनेट जो मैंने बताया जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएस, एविडेंस, ये सारे आपके सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, लीगल स्टेटस क्या है? एक एनिमल का लीगल स्टेटस क्या है? एक आइडियल जो भगवान की मूर्ति होती है उसका लीगल स्टेटस क्या है? एक अनबॉर्न पर्सन का लीगल स्टेटस क्या है? और एक डेड पर्सन का लीगल स्टेटस क्या है? सबसे पहले एनिमल की बात करें तो एनिमल का भी लीगल स्टेटस माना है कोर्ट ने, क्योंकि एनिमल की भी अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं, उसके लिए उसको अधिकार है। आइडल भगवान, भगवान के पास भी लीगल स्टेटस है। देखो अगर आपको याद होगा जो अयोध्या का राम मंदिर का केस चला था, उस केस का टाइटल था रामलला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, यानी कि भगवान राम के नाम से केस फाइल था। तो भगवान की जो मूर्ति है जो वहाँ पे बैठे थे छोटे से रामलला सलाखों के पीछे, उन्होंने केस डाला था कि मुझे मेरा पूरा घर चाहिए, मेरी पूरी ज़मीन चाहिए। तो उन्होंने केस डाला था भगवान राम ने, भगवान राम का केस वकील लड़ रहे थे। तो आइडल भी लीगल स्टेटस रखता है। अनबॉर्न पर्सन मैंने आपको बता ही दिया था अभी। अगर हम अनबॉर्न पर्सन की बात करें तो कुछ कंडीशंस के अंदर अनबॉर्न पर्सन का भी लीगल राइट होता है, लीगल स्टेटस होता है। जैसे डिवीज़न ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्टीशन हो रहा हो तो उसमें इसको भी अधिकार मिलेगा। अब डेड पर्सन, एक मरे हुए व्यक्ति का लीगल अधिकार होता है, लीगल अधिकार मरे हुए व्यक्ति का भी होता है। आपने देखा होगा कि किसी के नाम कोई प्रॉपर्टी और उसकी डेथ हो जाए, तो जब उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी तो उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी कोई विल या विल नहीं है तो इक्वल पार्टीशन हो जाएगा, तो डेड पर्सन का भी हो गया। अगर हम नेचुरल और लीगल जस्टिस की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नेचुरल और लीगल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक और विधिक न्याय में क्या अंतर है? तो नेचुरल जस्टिस है जो भगवान ने नियम बना रखा है, प्राकृतिक नियम जहाँ पे सबको इक्वालिटी का अधिकार है। और लीगल जस्टिस जो कानून ने मॉडिफाइड किया है नेचुरल लॉ को प्राप्त करने के लिए, जो जरूरी लॉज बनाए हैं। फिर सेक्शन सी आ गया आपको, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या है? इन दिस कनेक्शन गिव अ क्रिटिकल अप्रीजल ऑफ द वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। देखो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट आपको तीनों चारों थ्योरी करनी है पनिशमेंट की, और ये इंपॉर्टेंट भी है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है? अब नाइदर एनिमस नॉर कॉर्पस इज सफिशिएंट बाय इटसेल्फ, पोजेशन बिगिंस विद देयर यूनियन एंड लास्ट ओनली until one or both of them disappear, डिस्कस करना है। तो यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी बॉडी से या किसी भी पर्सन से हमें मतलब नहीं, हमें केवल पोजेशन से मतलब है। जिसके पास पोजेशन है उसके पास राइट टू यूज, वो उस चीज का पूरा भौतिक सुख, भौतिक अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं। डू द जजेस मेक लॉ? क्या जजेस लॉ बना सकते हैं? यही क्वेश्चन पीछे भी आया था लेकिन दूसरे तरीके से पूछ रहा था, इसमें भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है। एग्जिस्टिंग लॉ को केवल डिक्लेयर कर सकते हैं। रेफर टू डिफरेंट थ्योरीज ऑफ डिसरिगार्ड, इस रिगार्डिंग में अलग अलग थ्योरीज क्या क्या है ये बताना है। अब व्हाट इज मॉरलिटी? मॉरलिटी क्या है? डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड मॉरलिटी, लॉ और मॉरलिटी में क्या डिफरेंस है? एक्सप्लेन करें। डिविजुअल और प्राइवेट पब्लिक मॉरलिटी, व्हाई द मॉरलिटी इज एनफोर्स्ड बाय लॉ। तो मॉरलिटी लॉ के थ्रू कैसे एनफोर्स हो सकते हैं? नैतिकता और लॉ में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी? ये भी मैंने पीछे डिस्कस किया है, वाइकेरियस लायबिलिटी तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइकेरियस लायबिलिटी भी। हाउ फॉर अ मास्टर इज लायबल फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय हिज सर्वेंट? अगर सर्वेंट ने कोई रॉन्ग किया है तो उसके लिए मास्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा? तो ये भी वाइकेरियस लायबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके
2022 के पूरे कंप्लीट। एक पेपर और मिल सकता है 2019 का, उससे वाले पेपर जो पुराने वाले हैं फिर वो ओल्ड कोर्स के हैं, उसका मतलब नहीं है, क्योंकि 2019 में हमारा सिलेबस जो है वो चेंज हुआ था। तो ये इंटरनेशनल लॉ, इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, मुस्लिम लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, बस 19 का पेपर है नहीं हमारे पास, क्योंकि 19 में पुराने और नए दोनों का पेपर मिक्स हो रखा है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक पहले से एक सेमेस्टर का सब्जेक्ट था, अब ये 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट हो गया है, और इसका नाम भी बदल गया, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से लॉ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट बन गया। तो ये हमारे सारे लगभग हमने पेपर भी डिस्कस कर लिए, क्वेश्चंस भी हमें पता लग गए, और बाकी जो असाइनमेंट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो जो क्वेश्चन हमें करते हैं एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे लगभग आपको सभी क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, सारे क्वेश्चन को तैयार करना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। कोई और आपकी क्वेरीज? कोई क्वेरी नहीं है? नहीं सर। तो फिर हम इसको